नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा का विषय है एफआईआईस को गुस्सा क्यों आया। बड़ी वाजिब सी बात लग रही है कि जिस तरीके से एफआईआईस ने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो सेलिंग की ताकत दिखाई है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि एफआईआईस को बहुत गुस्सा आ गया और वो बड़े गुस्से में सेलिंग करते चले जा रहे हैं। कुछ तो बाजार में ऐसा हुआ कि जो इतना बड़ा सेल ऑफ आने लगा और उसमें तमाम जो सेगमेंट्स थे इन्वेस्टर्स के, वो सभी भागीदार भी बने। एफआईस है, डीआईस हैं और रिटेल हैं। डीआईस ने तो उतना बड़ा सेलिंग नहीं किया, तो बट एफआईस ने काफ़ी ह्यूज सेलिंग किया। ऐसा क्या हुआ कि 2023 के अंदर जिन एफआईस ने 1,71,000 करोड़ रुपए की बाइंग करी थी, वो अचानक जो है वो गुस्सा कर गए और उन्होंने सिर्फ मात्र पिछले एक हफ्ते के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की सेलिंग दिखा दी। और इस 20,000 करोड़ की सेलिंग के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो उन्होंने निकाला, वो एचडीएफसी बैंक से निकाला। जब एचडीएफसी बैंक हिला, तो उसके साथ में कुछ अन्य भी बैंक्स में अफेक्ट आया इसका, और वो भी 4-4, 6-6%, 8-8% गिरे। और उसके वजह से बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी काँप गए। क्योंकि जो सेल ऑफ था वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ किया गया था कि दूसरे सेक्टर्स पे भी इसका प्रभाव आया और सब दिखने लगा। तो जो इसका मुख्य एक-एक करके हम इसके कारण की स्टडी करते हैं और इसके बाद में चर्चा करते हैं इसकी कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ होगा। जब भी मार्केट में कोई इस तरीके की घटना घटती है, जैसे कि बहुत तेज़ी से उठता है या बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, तो कई तरीके के समीकरण, कई तरीके के कारण सामने बाज़ार में आते हैं। अलग-अलग तरीके के लोग अलग-अलग बातों को खोज कर लाते हैं और उसमें से कोई भी जो भी नियरेस्ट पॉइंट्स होते हैं उसको पकड़ लिया जाता है। तो हम भी जो है बड़े करीबी वाले मामलों के की स्टडी करते हैं। देखते हैं कि क्या हुआ होगा और जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी अनुकूल या कि सूटेबल बैठती है। तो सबसे पहले की बात है कि जब 31 जनवरी 2024 की जो डेडलाइन थी यूबीओ की, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर के लिए, जो एफआईएस में थे, एफआईएस को ऐसे लोगों का डिस्क्लोजर देना था जब जिन लोगों ने उनके फंड्स में पैसा लगाया हुआ था। वो ऐसे कौन लोग, किन लोगों का जो है वो किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन के अंदर वो डिस्क्लोज़र देना था। तो सेबी का जो ये देखना सेबी में आ रहा था कि बहुत सारी कंपनियों की भाव जो हैं वो आनन-फानन में बड़े तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और पिछले कुछ वक़्त में, कुछ महीनों में ऐसा भी देखने में आया कि हिंडनबर्ग के बाद आप सब जानते ही हैं कि ऐसा बहुत सारी कंपनियों में हो रहा था कि एफआईएस का पैसा तमाम कंपनियों में किसी भी हिसाब से लग रहा था। सेबी का एक नियम जो शुरू से चला आ रहा है कि किसी भी कंपनी की 25% होल्डिंग पब्लिक की होनी चाहिए। और एफआईएस के थ्रू बहुत सारे कंपनीज़ में जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थीं, उन्होंने वो 25% की पब्लिक होल्डिंग को भी बचाने के लिए, मतलब पूरी पूरी पब्लिक होल्डिंग नहीं, 25% में से 15% या 20% बचाने के लिए उन्होंने एफआईएस का सहारा लिया हुआ हो सकता है। वो फंड्स उन जो हैं वो अपने ही किसी बंदे के थ्रू, किसी भी अपने कनेक्शन के थ्रू वो फंड्स उनके पास आए हुए हैं और वो फंड्स जो हैं हमारे ही कंट्री के, हमारे ही देश के उन कंपनियों के ही हैं। तो पहला उनका नियम ये था कि एफआईएस ने अगर किसी भी कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 50% से ज़्यादा का स्टेक अगर लिया हुआ है, तो उन्हें फंड्स में किस-किस की ओनरशिप है, किस-किस ने वो फंड्स में पैसा लगाया हुआ है, उसकी डिटेल पूरी बारीकी के साथ उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। और जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं अडानी ग्रुप। तो अडानी की सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर अगर किसी एफआईएस का, उदाहरण के तौर पे हम अडानी ग्रुप की कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी एफआईआई का अडानी की सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर, उस फंड ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ के अंदर 50% से ज़्यादा का पैसा लगा हुआ है, तो उस एफआईआई को
अपनी ऑनर्स की, यानी कि जिन जिन लोगों ने उसमें फंड्स दिए हुए हैं उनको, उसकी डिटेल जानकारी सेबी को देनी होगी। बारीकी के साथ पूरी डिटेल्स देनी होगी कि वो पैसा कहाँ से, किससे, कब, कैसे, किस परिस्थितियों में उनके पास आया, उसकी पूरी डिटेल जानकारी देनी पड़ेगी अगर वो 50% से ज़्यादा है किसी एक कंपनी के ग्रुप में। अदरवाइज अगर किसी एफ का 25% से ज़्यादा, एफ का टोटल फंड में से 25% से ज़्यादा अगर सिर्फ इंडियन मार्केट में लगा हुआ है तो भी ये जानकारियाँ उनको देनी पड़ेंगी 31 जनवरी 2024 के पहले। ये जो यूबीओ का रूल था, जो सर्कुलर जारी हुआ था सेबी की तरफ से, ये अगस्त 2023 में हुआ था और ये पहले से ही बात की मालूमात थी कि ऐसा 31 जनवरी की हमारी एक डेडलाइन है। बट उसके बावजूद भी दिसंबर के अंदर जो है एफ ने काफ़ी ह्यूज मनी डंप किया और सप्लाई किया और मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके की तेज़ी दिखा दी। अब हम बात करते हैं कि आगे की। तो ये जो एफ जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारे देश में बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो उस वक्त ये अपने फंड ओनर्स की पूरी डिटेल जानकारियाँ उस समय में, रजिस्ट्रेशन के समय में उनको देनी होती हैं। परंतु इसका एक और, इससे भी बचने के लिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम वो डिटेल ना देनी पड़े, उससे बचने का भी एक उनके पास में रास्ता है पी नोट के जरिए, पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए। उसमें एफ किसी को बॉन्ड इशू कर देती हैं और उससे पैसा लेके उसका इन्वेस्टमेंट कर देती हैं। इसकी डिटेल जानकारी किसने प्रोमिसरी पी नोट दिया, सॉरी प्रोमिसरी नहीं, पार्टिसिपेटरी नोट किसने दिया, किसने लिया, इसकी एक ब्रॉडर जानकारी तो मिल जाती है, बट इसकी बारीकी जानकारी भी मिलना थोड़ी सी टफ काम होता है और जो हमारे सर्कुलर्स में नहीं भी है तो वो पैसा जो है उसमें लगा हुआ होता है। अब सेबी का क्या कहना है? सेबी का ये कहना है कि भाई अगर आपके पास में इतना स्टेक, हमारी जो लिमिटेशंस हैं उसमें से अगर आपके पास में उतना स्टेक है तो या तो अपनी जानकारी दे दीजिए या अपना स्टेक कम कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए, सिर्फ इतनी सी बात है। तो अब एफ का जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब उनके पास में सिर्फ एक जरिया है कि उसको कम करें। कितना कम होगा, मैं इसका आंकड़ा आपको आगे बताने वाला हूँ। उसको, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, उसको पूरा ध्यान से सुनिए। ये देखिए कि इसमें से कितना फंड निकल सकता है या निकलेगा। तो अब क्या हुआ कि 31 जनवरी 2024 की डेडलाइन को देखते हुए जब एफ ने ह्यूज सेलिंग मारी, तो जब बाजार पूरे तरीके से कांप गया कुछ ही दिन के अंदर, एक एक स्टॉक 10-10%, 20-20% और 30-30, 40-40% स्टॉक गिर गए मात्र 3-4-5 दिन की ह्यूज सेलिंग से। तो सेबी की भी आंख खुली और सेबी ने जो है इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया। सेबी ने कहा कि आप ऐसा मत करिए कि भाई हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे घबरा गए हैं, उनकी हार्ट बीट्स बढ़ गई। आप 31 जनवरी 2024 नहीं, आप हमको, हम 6 महीने का और टाइम देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सेबी या रिटेलर या कोई और एनालिस्ट ये समझता है कि क्या वो 6 महीने के अंदर की जो टाइम सीमा है, वक्त की जो सीमा बढ़ाई गई है, उसमें क्या उनको ये रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो मेरा मानना है, आप भी कहेंगे कि नहीं, वो रिड्यूस तो करना पड़ेगा। अगर वो रिड्यूस नहीं करते हैं तो उसका दूसरा विकल्प क्या है, उनको पूरी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों कंडीशन तो आज भी हैं। होगा सिर्फ ये कि ये जो स्पीड अप था फॉल का, वो थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा धीमे धीमे कर हो सकता है। कितना फर्क आ सकता है? तो इसमें हमने ये निकाला कि एफ का लगभग, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करना है और उनको अगर डिटेल नहीं देना है, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का सेल ऑफ आएगा। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग आएगी। अब हम इसमें से मानते हैं कि थोड़ा सा हम इसको और ब्रॉडर वे में ले लें कि चलिए बहुत सारे एफ जो हैं वो धीरे धीरे करके कम कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, कुछ मैनेज कर लेंगे, कुछ की डिटेल्स फर्निश कर देंगे। उसके बावजूद भी इस 2.5 लाख का 20% तो लगभग इसका जो इफेक्ट है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। 2.5 लाख करोड़ का अगर हम 20% भी देखें तब भी बहुत होता है। सेल ऑफ अगर आएगा तो काफ़ी मार्केट में हिलेगा। आगे चलते हैं।
एफआईज ने जो क्या नज़रिया बनाया हुआ होगा, और उसके बारे में भी हम थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नया एक फैक्टर खड़ा होता है वो रिटेल सेक्टर का फैक्टर। रिटेल सेक्टर ने जो पंपिंग कर रहे थे, मान लेते हैं कि 12-15 हज़ार करोड़ का जो है उनके पास में सिप आ रही थी इन डोमेस्टिक मार्केट के पास, उससे ज़्यादा वो तो महीने में आती थी। यहाँ पर तो 20,000 करोड़ रुपए की सेलिंग तो उन्होंने 10 दिन में कर दी। तो जो डिफरेंस है फिगर का, वो आप देखिए कितना ज़बरदस्त है। सिर्फ एक दिन के अंदर ही 8,000-9,000 करोड़ की सेलिंग उन्होंने कर दी थी जिस दिन एचडीएफसी क्रैश हुआ था। जबकि हम तो 10-12 हज़ार 15,000 करोड़ की महीने की बात करते हैं। उसके बावजूद सिप करने वाले जो रिटेलर्स थे, उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए का विड्रॉल भी किया। तो जितना वो उस महीने में डालते थे उतना उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। अभी तक में अभी महीना पूरा भी नहीं हुआ है, मंथ एंडिंग अभी आनी बाकी है। 11,000 करोड़ रुपए का रिडम्पशन हो चुका है, आगे रिडम्पशन और होने के चांसेस भी हैं। तो जब फंड फ्लो डीआईज के पास में भी कम आएगा तो उनके पास में भी खरीदने का मौका कम होगा, बेचना उनको ज़्यादा पड़ेगा। जब सिप के रिटेलर्स डिमांड करेंगे पैसे की वापसी तो उनको रिडम्पशन करना ही पड़ेगा किसी भी एक्स कॉस्ट के ऊपर। मार्केट में जो भी उनका एलोकेशन है उस एलोकेशन के अकॉर्डिंगली वो सेल ऑफ होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस की। वही वहाँ पर अभी मार्केट गिरा हुआ है, हम कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, उसी समय वक्त होगा। और अगर साथ में एसवाईआई भी जुड़ जाते हैं उसी दिन उसी वक्त उसी स्टॉक में, तो उसमें और बम्पर सेलिंग आएगी। चलिए, हम इस बात को अगर देखें कि एफआईआई का पैसा हमारे देशों में या अन्य देशों में किस तरीके से जाता है, तो जो एफआईआई का पैसा होता है टोटल फंड, उसमें वो अपनी एक एलोकेशन की टेबल बनाते हैं कि हमने इस कंट्री में इतना डालना है, इस कंट्री में इतना डालना है, उस कंट्री में उतना डालना है, ऐसे करके उनका एक पूरा एलोकेशन होता है उस परसेंटेज के हिसाब से। और ये जब परसेंटेज है ये डिसाइड होता है उनके सामने जब वो किसी कंट्री की इकोनॉमिकल डिटेल्स रखते हैं कि उस कंट्री की किस कंट्री की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग होने की चांसेस हैं आगे, और कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कितना स्लो डाउन आएगा, कितना फास्ट चलेगी, इन सब चीज़ों के नज़रिए में को रखते हैं। और आने वाले 10 साल की स्टडीज़ उनके पास में होती हैं, उसके बनस्पत वो उनका एलोकेशन अपना डिसाइड करते हैं। बीच बीच में रीबैलेंसिंग भी करते हैं, बट उनके पास में एक व्यू होता है कि आने वाले वक्त में 2, 4, 5 साल 10 साल में इस कंट्री की इकोनॉमी क्या बोलती है और कितनी रिवॉल्व करेगी। उसके चलते जब चाइना में ये देखा गया कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, वहाँ का स्टॉक मार्केट भी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, रियल सेक्टर की वहाँ पर वाट लगी पड़ी है, और जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वहाँ के वो काफ़ी ख़राब हुए पड़े हैं। ये बात अलग है कि चाइना अपनी जो स्थिति है, जो डेटास हैं वो बाहर नहीं आने देता है। उसके बावजूद भी एनालिस्ट उस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं मार्केट के जो उतार चढ़ाव को देखते हुए। तो चाइना में जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगी तो ऐसा संभव हो सकता है या हुआ होगा कि चाइना का जो एलोकेशन था एफआईआई का उसको कम करके उन्होंने वो एलोकेशन भी इंडिया में डाला, और जिसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ी। कुछ दिन पहले की में हमने 2 वीडियोस पोस्ट करे थे जिस दिन एचडीएफसी का रिजल्ट आने के पहले, और हमने उसमें ये बताया था कि मार्केट्स में और ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में प्रेशर है और प्रेशर आएगा। ये प्रेशर बहुत तेज़ी से फटेगा और उसमें वक्त हमें निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और वही हुआ, जिस दिन एचडीएफसी का रिजल्ट आया वो छुट्टी का दिन था, अगले दिन जब मार्केट खुला तो मार्केट में से लोगों को निकलने का मौका भी नहीं मिला। उसका एक कारण और भी था। ऐसा हमारा जो अनुमान लगाने की वजह जो थी वो कुछ और थी। हमारा अनुमान लगाने की वजह ये थी कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो फिगर्स आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं बाकी सभी देशों के और हमारे देश के भी, जिसमें इंपोर्ट भी कम हो रहा है और एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। अगर इंपोर्ट कम हो रहा है तो हमारे देश में जो उसकी डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है, जिन कंट्रियों को हम बेचते थे वहाँ की डिमांड कम हो रही है, तो हमारा एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। और ये सारा काम जो है सब बाकी के दूसरे देशों में भी हो रहा है। इसका कारण जो है कुछ और भी हो सकता है, जिससे इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो लोगों के पास में जो अर्निंग्स थी, उनकी जो पेइंग कैपेसिटी थी वो कम हुई है।
महंगाई बढ़ने का भी एक कारण हो सकता है। तो जब लोगों की कैपेसिटी कम होगी, जब अर्निंग्स कम होंगी, तो उनकी पेइंग कैपेसिटी कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी, लोग ज़्यादा सामान मार्केट में से नहीं खरीद पाएंगे, कंपनियों में अर्निंग का इफेक्ट होगा, और अर्निंग इफेक्ट होंगी तो वहाँ पे उसका रिजल्ट खराब आने वाला है। ये देखने को हमको अभी भी मिला, क्योंकि जो एफआईज ने जो पैसा लगाया था, जिस सोच के साथ में उन्होंने हमारा एलोकेशन बढ़ाया था या बढ़ाया होगा कि यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग वे में जा रही है, और जिस अनुपात में उन्होंने एफआईज ने हमारे देश में जो मनी पंप किया, उस अनुपात में हमारे जो अर्निंग्स आए, जो कंपनियों के लाइक एचडीएफसी बैंक हुआ या एचयूएल हुआ या रिलायंस हुआ, ऐसी कंपनियों के रिजल्ट्स के अंदर उस एलोकेशन के मुताबिक अर्निंग्स नहीं थी। यही बात हम अपने वीडियोस में पहले भी कहते रहे हैं कि जिस अनुपात में मार्केट में तेजी आई है, उस अनुपात में हमारी कंपनियों की अर्निंग्स नहीं आएगी, और वही हुआ कि अर्निंग्स वैसी नहीं आई। एचडीएफसी का रिजल्ट्स अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं था, बट फिर भी एफआईएस की सेलिंग्स बहुत तेजी से हुई। मैं वापस यूबीओ पे जाता हूँ, अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप के बारे में, जिसमें सेबी ने ये सर्कुलर निकाला था, उसके बारे में मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। यूबीओ के सर्कुलर में एक कंडीशन और भी थी कि जिन कंपनियों की होल्डिंग्स, शेयर होल्डिंग्स जीरो के आसपास है, उन कंपनियों में आपके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। तो जब शेयर होल्डिंग ही उनकी इतनी कम है, तो बहुत कम है, मतलब जीरो के आसपास होगी, 2 4 5, तो लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मैं दो का नाम ले रहा हूँ आपसे, और इन कंपनियों के अंदर लगभग जीरो के आसपास की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। तो जब प्रमोटर होल्डिंग है ही इतनी कम, और सेबी इस बात के लिए छूट आपको दे रहा है कि ऐसी कंपनियों के अंदर आपके ऊपर ये जो 50% से ज़्यादा का फंड इन्फ्यूजन की वजह से आपको उनकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, वो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए पे लागू नहीं होती थी। बट तो फिर एचडीएफसी बैंक में होल्डिंग, शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा किसके पास थी? वो सबसे ज़्यादा एफआईआईज के पास थी, सबसे ह्यूज होल्डिंग उनके पास थी, और सबसे जो बेचा गया माल, जब जिसके पास सबसे ज़्यादा माल था, जिसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी, उसी ने सबसे ज़्यादा माल बेचा। जिनके पास, मेरे पास मान लीजिए शेयर ही 100 हैं, तो मैं तो 100 ही बेचूंगा। जिसके पास लाख शेयर हैं, और वो उसमें से 50,000 बेच देगा। जिसके पास में 10 लाख शेयर हैं, उसने शायद हो सकता है कि 4 लाख शेयर बेच दिए हों, 6 लाख शेयर बेच दिए हों। तो जिसके पास में जितनी ज़्यादा होल्डिंग थी, अगर बात बेचने की आती है, तो फिर वो ही होल्डर जो है वो सबसे ज़्यादा माल बेचता है। और एचडीएफसी बैंक में सबसे बड़ी होल्डिंग जो है वो एफआईआईज के पास थी। तो जो सेल ऑफ आया वो एचडीएफसी बैंक में ही आया, और वो किसने बेचा? वो एफआईआईज ने बेचा। और सब क्वेश्चन तो यहाँ पर है कि भाई कि उन्होंने इतना माल क्यों बेचा? क्योंकि उनको ग्रोथ की अर्निंग जिस तरीके से वो उम्मीद कर रहे थे वो नहीं दिख रही थी। जबकि जब ये मर्जर हुआ था एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी का, उस वक्त भी सारे ही एनालिस्ट, लगभग सभी के एनालिस्ट मेरे ख्याल से एक ही बात कह रहे थे कि इसमें 2 3 4 क्वार्टर तक पेन रहेगा, इसके मर्जर की वजह से वो ग्रोथ स्टोरी नहीं बनेगी। बट मेरा ये कहना है कि ये ग्रोथ स्टोरी हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए, आ जाए थोड़ी सी 2 4 क्वार्टर के बाद। कितनी आई? एचडीएफसी बैंक जो है ऑलरेडी मार्केट का जो लोन बुक है, मार्केट की जो लोन बुक है, लगभग उसका 11-12% तो ऑलरेडी वो उनकी खुद की लोन बुक है। उनकी 23,000-24,000 करोड़ रुपए की लोन बुक तो उनकी ऑलरेडी है। तो जब कंपनी ने इतना बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है, तो उसके पास में ग्रोथ की लेवल्स जो हैं वो चांसेस कम हो जाते हैं। और कितना मार्केट लेंगे? दूसरों का मार्केट खाना पड़ेगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक का भी एक अपना मार्केट है, कोटक बैंक का मार्केट है, एक्सिस का है, एसबीआई का है, अन्य बैंकों का है, और एनबीएफसी का है, उनका शेयर अगर ये खाएंगे तो अपना जो स्टेक है वो 10-11-12% से अगर मान लो ये 16-17% के भी ले जाते हैं अपनी ग्रोथ स्टोरी को बनाने के लिए, तो क्या होगा? उनका कम हो जाएगा। उनका कम होने के फिर इफेक्ट आएगा। तो अब एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है? एचडीएफसी बैंक जो है हिंदुस्तान के बाहर विकल्प तलाश कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए कि वहाँ पर मार्केट बनाया जाए। और उन्होंने अभी एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में जो उनकी रिजर्व बैंक जैसे हमारी होती है, वहाँ पे उन्होंने अपनी दरखास्त भी लगाई है अभी कि भाई हमको ये लाइसेंस दिया जाए यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए। दूसरे देशों में तलाश कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई वहाँ पर भी ये कितनी एंट्री अगर पाएंगे।
क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने ऑलरेडी जो है वो 3-4 कंट्रियों में पहले से ही उनकी ब्रांच उन्होंने खोली हुई है, और वहाँ पे भी उनको कोई रिटर्न्स ग्रोथ के नहीं मिल रहे हैं। मार्केट में अगर शेयर बढ़ रहा है और ग्रोथ स्टोरी उसकी अच्छी है, तो वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा गिरेगा नहीं, और अगर गिरेगा तो वापस उठा करके अपने आप में आपको वापस ले जाएगा और न्यू हाइज भी तोड़ देगा। अगर मार्केट में कोई शेयर बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ स्टोरी खराब है, तो अर्निंग्स लेवल उसके नहीं बन रहे हैं, तो वो स्टॉक जितना मर्जी ऊपर चले जाए, गिरेगा जब तो बहुत धड़ाम से गिरेगा और काफ़ी ज़्यादा नीचे ले जाएगा। यही बात हम अपनी पिछली 2-3-4 वीडियोस में हम कहते रहे हैं कि अर्निंग ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ स्टोरी, कि मार्केट में ऐसी अर्निंग का लेवल नहीं है जहां पर इतना बड़ा मार्केट में मूवमेंट आना है या आ रहा है। सेंटिमेंट्स की जब बात होती है तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि जब कुछ दिग्गज मार्केट में उठान आता है, फंड्स आता है, रिटेल भी जुड़ जाता है, डीआईज भी जुड़ जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट में मूव करने लग जाते हैं जिनमें कोई ताकत ही नहीं होती है। सभी बढ़ने लग जाते हैं, सभी की ग्रोथ होने लग जाती है। वो ग्रोथ एक्चुअली में ग्रोथ नहीं है, उनकी बैलेंस शीट्स और उनकी डेटा या उनकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे या उनकी अर्निंग्स लेवल देखेंगे, उसमें ग्रोथ नहीं है, बट वो बढ़ रहे हैं, बस तो बढ़ रहे हैं। उसने खरीदा, इसने खरीदा, फलाने ने खरीदा, 50 रुपये बढ़ गया तो चलो मैं भी खरीद लेता हूँ जब इतने बढ़ गए तो। इस बात को देखते हुए जो स्टॉक्स बढ़ते हैं वो गिरते, बढ़ते वो 40-50% है, गिरते वो 70-80% है फिर वहां से। तो इसलिए इसमें सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सतर्क रहें, सतर्क रहें, सतर्क रहें, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके से मूवमेंट आया था उसमें इतनी ग्रोथ स्टोरी नहीं बनती है। अभी हम आगे देखते हैं कि 2 पॉइंट्स हमारे पास और हैं चर्चा करने के लिए, कि ये तो हमने एफआईज का बात करी, जो सेबी का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कितना फिट बैठता है या नहीं, हम ये 2 और रीजंस को हम देखते हैं, उससे हम समझते हैं। तो दूसरा रीजन है चाइना फैक्टर। चाइना में जो ग्रोथ स्टोरी नीचे जा रही है और वहाँ का अर्निंग्स लेवल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, तो अब चाइना जो है उसमें 2 इन्फॉर्मेशन जो चाइना से मिल रही हैं, सोर्सेस से ये बात पता चला है, ये बात कितनी कंफर्म है या नहीं, बट वहाँ पर ये हलचल चल रही है कि चाइना जो है $280 बिलियन का स्टिमुलस देने वाला है, और ये $280 बिलियन वो अपनी कंपनियों के जो स्टेक्स हैं उसमें, चाइना गवर्नमेंट के उसमें वो स्टॉक्स की $280 बिलियन के स्टॉक की बाई करने वाला है। तो ये वीएफआई को हिलाने वाली बात है पॉजिटिव साइड पे। और दूसरा जो है वो सीआरआर कट करने की भी बात कर रहा है। अगर सीआरआर भी कट करता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी चाइना में। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो चाइना के ये जो फैक्टर्स हैं इसमें अफेक्ट करेंगे, और ये देखने में हमें अभी कुछ दिन लगेगा कि भाई ये जो खबर है ये कितनी अफेक्ट के बाद हम एक तीसरे बिंदु की तरफ आते हैं, जिसे लगभग सभी लोग सोशल मीडिया में भी और टीवी चैनल्स में भी इस बात की बात आती रहती थी। हमारा जो सोशल मीडिया और टीवी चैनल में आने वाले एनालिसिस के साथ में एक जो प्रॉपर्टी है उनकी, कि जब मार्केट बढ़ रहा होता है तो लगाओ 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 की आवाज़ आती रहती है, बस ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तोड़ देगा तोड़ेगा। कहाँ तक तोड़ेगा भाई? उस बढ़ने के पीछे सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट ही नहीं होना चाहिए, उसके पीछे उसकी नींव, उनका बेस जो प्लिंच होती है उसमें भी दम होना चाहिए। प्लिंच में दम नहीं होगा, मार्केट बिल्डिंग पे बिल्डिंग बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जाओगे और एक समय में आकर के वो धड़ाम से सारी की सारी गिर जाएगी, और वही हुआ अभी। एफआईज ने जब इसमें यहाँ पर पैसा लगाया, और तो इस बात को हम चैनल्स पे और सोशल मीडिया में तब सुनने लगे जब मार्केट 22,000 पे चला गया। लगभग 17,800 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 22,000 यानी कि 24-2500 पॉइंट्स का मार्केट का बढ़ जाना, जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। मार्केट में जो बहुत तेज उठान आया वो आया जब 3 स्टेट के इलेक्शंस का रिजल्ट आया। 3 स्टेट के इलेक्शन के रिजल्ट से सिर्फ हमको ये पता चलता है कि पॉलिटिकल जो रीज़न बनता है मार्केट को नीचे गिराने या ऊपर उठाने में, और वो सिर्फ इसलिए नहीं बनता है कि भाई की सत्ता बदल जाएगी तो मार्केट नीचे धड़ाम से अगली जो पार्टी आएगी वो मार्केट में को संभाल नहीं पाएगी, ऐसा नहीं। मार्केट इसलिए थोड़ा सा वरीड हो जाता है क्योंकि जब नई कोई पार्टी आएगी
तो वो अपने नियम लाएगी, अपनी पॉलिसीज़ लाएगी। हो सकता है कुछ पुरानी पॉलिसीज़ में वो चेंज करे। वो जो पुरानी पॉलिसीज़ को डिसकंटिन्यू करे, उस वजह से मार्केट डरता है थोड़ा-सा, और उसके डर की वजह से मार्केट में फॉल होता है। ना कि बजाय इसके कि भई उस मार्केट को इससे कोई मत लेना-देना नहीं होता कि जो करंट पार्टी है वही चलाए या सरकार या जो कोई नई पार्टी आ जाए। मार्केट को इससे कोई लेना-देना नहीं होता। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो जब पार्टियाँ चेंज भी हुई हैं तो मार्केट ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, कुछ वक़्त के लिए फॉल ज़रूर आया है। एफआईज़ के सामने भी यही वाला क्वेश्चन अब खड़ा हुआ है कि जब मार्केट ने इतना एक्सपेक्टेशन लेकर के मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट लाकर इतना मार्केट में को ऊपर पहुंचाया, तो मार्केट में उतना अर्निंग तो था नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट हमारा बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो जब उनके सामने ये क्वेश्चन आया कि इतने एक्सपेंसिव मार्केट के अंदर भी हमने फिर क्यों रहना है? जब हमारे को इतने एक्सपेंसिव मार्केट में अर्निंग्स भी उतनी प्रॉपर नहीं मिल रही कंपनियों की, कंपनियाँ उतना अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिखा पा रही हैं, चाहे वो मार्जिन की बात आए, चाहे वो सेल्स की बात आए, चाहे वो अन्य दूसरे मैट्रिक्स की बात आए, तो फिर हमें यहाँ पे बाज़ार में क्यों रहना है? इस वजह से भी जो है एफआईज़ ने फंड्स की सेलिंग की होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसीलिए ऐसा हुआ, बट एक संभावना जो है वो एक्सपेंसिव मार्केट होने की वजह से हुई। जब एक्सपेंसिव मार्केट होता है तो वहाँ पर रिटेलर को भी, चाहे कोई और एचएनआई हो चाहे एफआई हो, उसको प्रॉफिट बुकिंग का एक बिंदु, एक नज़रिया मिलता है। और सब जगह पे जब ये बात आ रही थी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, तो एच एफआई ने भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना था, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अपने हिसाब से कर लिया। मार्केट में अगर आप देखें कि सन 2000 से, जब निफ्टी 2000 का था उसके आसपास, वहाँ से लेकर के निफ्टी जो है वो 22,000 पर चला गया। इसको अगर हम ये देखें कि भाई हमारे डीआईस ने या हमारे रिटेलर्स ने इस मार्केट को यहाँ पहुँचा दिया, तो शायद हम गलत होंगे। इसको वहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचाने में एफआईएस का एक बड़ा योगदान रहा, और वो जो योगदान है उनका, वो सिर्फ इसी एक्सपेक्टेशन से बना कि हमारे इस कंट्री में, हमारे कंट्री में, भारत में, इंडिया में ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमी यहाँ की बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि अभी एफआईज़ की और सेलिंग आया इस यूबीओ की वजह से, या चाइना का जो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह से, और उसके बाद में कुछ वक्त वापस एफआईज़ जो हैं वो अपने एलोकेशंस को लेकर के आए। और जैसा कि वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट की कम होने हैं। इंटरेस्ट रेट का कम होने का जो चांसेस अभी मार्केट में बहुत बोलबाला था कि वो पहली बार मार्च से कम हो जाएंगे, जिसकी कोई अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो उसकी वजह से भी एफआईज़ जो है यहाँ से पैसा विड्रॉ करके वापस वहाँ लेके जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट वहाँ पर कम होने शुरू होंगे तो वहाँ पर जो एफआईज़ के पास में जो बॉन्ड्स होते हैं या उन्होंने डिपॉजिट्स में डाला होता है, तो वहाँ से वो पैसा विड्रॉ करके फिर वापस हमारे कंट्री में आ सकता है। हमारा एलोकेशन फिर उस वक्त बढ़ सकता है। पर फिलहाल जो है वो मुश्किल की बात। जब ये 2000 से 22,000 पे चला गया, तो उस समय में हमारे देश में जब इकोनॉमी की स्ट्रेंथ की बात हुई, अर्निंग की ग्रोथ की बात हुई, तो हमारे देश के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इन एफआईज़ को इनवाइट किया और उनको कई तरीके के बेनिफिट्स दिए, टैक्स की रिबेट दिया, और उसकी वजह से मार्केट में उन्होंने अपना एलोकेशन बढ़ाया और मार्केट को यहाँ से वहाँ तक 2000 से वहाँ से 22,000 तक लेके गए। वो मुझे उम्मीद है कि लगभग अभी 50,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज़ की हो सकती है आने वाले वक्त में। और दूसरा फैक्टर जो है रिटेल भी है, क्योंकि रिटेल ने भी पिछले हफ्ते में 11,000 करोड़ का विड्रॉल किया, और आने वाले समय में एसआईपी भी उनकी हो सकता है कि कम हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मार्केट में अपना निवेश करें, अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुकिंग करने में, जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, बनाया है, वो अपना प्रॉफिट बुक करने में, उनको कुछ प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। मार्केट जब नीचे आ जाएगा तो फिर वापस उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई आपको इन बातों से काफ़ी मार्केट का एक ब्रॉडर आइडिया लगा होगा। कोई और इससे कोई संबंधित क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। और थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।